सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आशा है आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आज आपके सामने हिंदी का ज्ञान लेकर उपस्थित हुआ हूं। और मेरा मानना है कि निस्संदेह ये ज्ञान आपके लिए अगली प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा में देखा जाए तो जो स्तर आजकल देखने में आ रहा है उसमें हम देखते हैं कि किसी एक विषय पर बहुत से प्रश्न बनने की संभावना हमें नज़र आती है। अगर विषय को गहराई से समझें, हम किसी एक प्रकरण को गहराई से समझें तो उस पर बहुत से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा है कि किसी एक टॉपिक पर बहुत प्रकार से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न की भाषा शैली बदल दी जाती है। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में आज हम बात करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक की यात्रा में कि कहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों का सामना हमें परीक्षा में करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए आज की कक्षा के लिए। शुरू करता हूं मैं हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का सबसे मूल और आरंभिक बिंदु जिसका नाम है भाषा और वर्ण विचार। तो देखिए यहां पर मैं ये बिंदु आपके सामने लिख रहा हूं, भाषा एवं वर्ण विचार। विद्यार्थियों यहां पर एक चीज देखने की यह है कि इस बिंदु पर क्या प्रश्न बन सकते हैं। हमारी निगाह वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी भाषा अलग अलग वर्णों से मिलकर के बनी है और एक भाषा का समृद्धतम रूप हमारे सामने आता है। कभी हमने गौर किया कि इस पर प्रतियोगी परीक्षा में क्या प्रश्न बनने की संभावना है? अगर आपकी परीक्षा में इस बिंदु पर कोई प्रश्न बनता है तो क्या बनता है और क्या बन सकता है, इस पर बात करेंगे। और हमारा कोचिंग का पैटर्न जो रहेगा, अंग्रेजी में दो शब्द हैं, व्हाट एंड हाउ, जिसको हिंदी में अगर हम कहें क्या और कैसे। किसी भी विषय की बिंदु की गहराई में जाने का ये दो नज़रिया है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे हम पता करें कि क्या है और कैसे है। तो जब हम किसी विषय को इस आधार पर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उस विषय के बारे में सारा रहस्य स्पष्ट हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपकी परीक्षा में इस बिंदु पर प्रश्न बनता है तो क्या बनता है? तो एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आप जवाब दे सकते हैं अपने अपने स्तर पर, वहां पर बैठे हुए जो भी इस कक्षा को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है तो इसका जवाब क्या होगा। मेरे पास यहां पर कोई विकल्प नहीं, आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यहां पर दो रूप आएंगे, मौखिक रूप में। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में या भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में, दोनों का क्या जवाब होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से है। तो वहां पर विकल्प दे रखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके सामने। लेकिन अगर ये प्रश्न में ये दो शब्द अगर वो जोड़ देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में कौन सी है या लिखित रूप में कौन सी है, तो इसका जवाब क्या होगा? तो यहां पर मौखिक रूप में हम कह देंगे ध्वनि और लिखित रूप में हो जाएगा वर्ण। इस पर बात करते हैं। देखिए, बहुत सी भाषा हैं संसार में, इंसानों की भी हैं और जानवरों की भी हैं। भाषा के आरंभ में सबसे जड़ में बिंदु कौन सा है? तो वो है ध्वनि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साउंड। पशु पक्षियों की भाषा में भी देखें तो हमें सिर्फ साउंड का पता चलता है, ध्वनि का पता चलता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन होता है, प्रत्यायन होता है, जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब ये मौखिक रूप लिख दिया जाता है तो ये बन जाता है क्या चीज? वर्ण। ठीक है।
तो समझिएगा इस चीज को कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई ध्वनि मौखिक रूप में और लिखित रूप में हो गई वर्ण। ये प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो मेरे ख्याल से अब आप इसको कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की जगह अगर यहां पर मैं कर लेता हूं पूर्ण या सार्थक इकाई निम्न में से है, इस प्रश्न को मैंने थोड़ा सा बदल दिया। अब क्या हुआ, परीक्षा में हमने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर हड़बड़ाहट में हमने पढ़ लिया सरसरी निगाह में, जैसा कि हम हिंदी में अधिकतर करते हैं, सरल है कर लेंगे, तो हमने क्या किया, प्रश्न के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और हमने उत्तर गलत लिख दिया। अब प्रश्न वही है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, भाषा की पूर्ण या सार्थक इकाई। तो अब यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब इस बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे आपके पास और चारों में अलग अलग विकल्प होंगे, सही उत्तर तलाश करना है। तो छोटी इकाई तो हमने बता दिया, मौखिक रूप में ध्वनि और लिखित रूप में वर्ण, लेकिन यहां पूछा गया है पूर्ण इकाई कौन सी है या सार्थक इकाई कौन सी है। तो यहां पर जवाब क्या होगा हमारा, यहां पर जवाब होगा आपका वाक्य। वाक्य को भाषा की पूर्ण या सार्थक इकाई कहा जाता है। समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले ध्वनि आई, जैसे आदि मानव की भाषा कौन सी थी, कोई भाषा नहीं थी, है ना, वो संकेतों से काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मुंह से आवाज निकलना शुरू कर दिया। तो भाषा का जन्म वहां से हुआ, ध्वनि से। फिर उस भाषा को लिखा गया तो ये बन गया वर्ण। इसके बाद धीरे 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 भाषा समृद्धतम रूप में सामने आई। तो देखिए भाषा की पूर्ण या सार्थक इकाई कौन सी है, वाक्य। क्यों है, तो सबसे पहले यहां पर मैं एक चीज बना रहा हूं, उसको आप देखिएगा। सबसे पहले क्या आया, ध्वनि आई, ठीक है। ध्वनि में और ज्यादा परिवर्तन हुआ विकासात्मक रूप में, तो उसको लिखा गया तो क्या बन गया, वर्ण बन गया। अब वर्ण को हम आगे ले जाते हैं तो वर्ण मिल करके किसकी संरचना करते हैं, तो शब्दों की संरचना करते हैं। अब शब्द के बाद में अगली चीज क्या आती है, तो आपका जवाब क्या होगा, वाक्य। कि भाई ध्वनि से क्या बना, वर्ण बना, लिख दिया गया उसको। यह भाषा का परिवर्तन विकासात्मक रूप है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से क्या बना, शब्द बना। जैसे क, म और ल, ये 3 अलग अलग वर्ण हैं। इन तीनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया शब्द कमल। तो ये हो गया आपका शब्द हो गया। अब आप कहेंगे कि शब्द से क्या बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, वाक्य। लेकिन यहां पर प्रश्न बन जाता है, और यही प्रश्न आजकल की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि शब्द और वाक्य के बीच में एक और चीज है जो मिसिंग है, कि शब्द से सीधा वाक्य नहीं बनता। शब्द और वाक्य के बीच में एक चीज होती है जिसको कहा जाता है पद। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर यह पूछा जाए कि शब्द और वाक्य के बीच में जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, या शब्द और वाक्य के बीच में कौन सी संयोजक कड़ी है, तो वो है पद। अब प्रश्न आपके मन में फिर पैदा हुआ, जैसे कि मैंने बताया था व्हाट एंड हाउ, तो हमें पूरा पता करना है। तो पद किसे कहेंगे। अब देखिए पद का डेफिनेशन क्या होगा, पद किसे कहेंगे। तो जब किसी शब्द के साथ, मैं यहां पर इसका थोड़ा सा लिख देता हूं, जब किसी शब्द के साथ विभक्ति जुड़ जाती है, इस शब्द के साथ विभक्ति बोल सकते हैं हम, परसर्ग बोल सकते हैं, कारक चिन्ह बोल सकते हैं, विभक्ति जुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे राम क्या है, राम शब्द है, लेकिन राम के साथ में मैंने कारक चिन्ह लगा दिया, परसर्ग लगा दिया, विभक्ति लगा दी, तो वो जैसे ने क्या है, विभक्ति है, तो राम ने, ये क्या हो गया, एक पद हो गया। अब ये कारक जब हम पढ़ते हैं, कैस पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कारक को कैस कहते हैं। अब देखिए कारक का काम क्या है, शब्दों के बीच में संबंधों को जोड़ना, शब्दों के आपस के संबंध को निर्धारित करना, ये कारक का काम होता है। राम ने रावण को मारा, हम परीक्षा स्कूल में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
राम, रावण और मारना, इन तीनों शब्दों के बीच में जो संयोजक कड़ी है उसको हम कारक चिन्ह परसक कहते हैं, ठीक है, विभक्तियां कहते हैं। तो जब किसी शब्द के साथ में विभक्ति जुड़ जाती है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया, ये परिभाषा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि से क्या बना? वर्ण बन गया। वर्ण से क्या बन गया? शब्द बन गया, जैसे कि मैंने बताया। और शब्द के बाद में विभक्ति जुड़ने पर क्या बना? पद बना। और पद किसकी संरचना करते हैं? वाक्य की संरचना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और फिर वाक्य। लेकिन यहां पर भी एक चीज मैंने बताई कि पूर्णता, पूर्ण एवं सार्थकता। मैंने प्रश्न शुरुआत में क्या किया था आपसे कि भाषा की पूर्ण यानी पूरी, सार्थक इकाई किसे कहा जाएगा? वाक्य को। लेकिन यहां पर मैंने पूर्णता की बात की है, सार्थकता की बात नहीं की है। बहुत से शब्द अगर आपस में जोड़ भी दिए जाएं विभक्ति के साथ में, ध्यान दीजिएगा, बहुत से शब्द विभक्तियों के साथ में जोड़ भी दिए जाएं, लेकिन अगर वो सार्थक अर्थ नहीं देते हैं तो वो वाक्य पूर्ण वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है सार्थकता। यानी वाक्य मैंने कोई बोला आपको और उसमें कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, तो वो वाक्य है, अन्यथा वो वाक्य नहीं है। तो यहां पर इस बिंदु पे सिर्फ सार्थकता पर प्रश्न पूछा जाता है कि कोई वाक्य कब सार्थक होगा? जब वो आपस में सभी शब्दों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाए, ठीक है। तो ये मैंने बात कही आपको भाषा की। चलिए अब बात करते हैं आगे। मैंने ध्वनि के बारे में आपको बता दिया, वर्ण के बारे में बता दिया, शब्द के बारे में बता दिया, पद के बारे में बता दिया, और पूर्ण वाक्य या सार्थक वाक्य किसे कहते हैं वो बता दिया। अब दूसरी बात है शिरोरेखा की। अब आप देख लें कि अधिकतर कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूं जब वो हिंदी भाषा लिखते हैं अपनी नोटबुक में, कॉपी में, है ना, तो ऊपर देखिए जिस तरह से यहाँ पर मैंने भी लिखा है, ऊपर ये मैंने लाइन खींची है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं शिरोरेखा, ठीक है। शिरः धन रेखा, शिर का मतलब ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो शिरोरेखा कहलाती है। लेकिन कई विद्यार्थी इसका प्रयोग नहीं करते, जो अनुपयुक्त है, व्याकरणिक आधार पर भी अशुद्ध है। तो हमेशा हमें देवनागरी लिपि में इसका शिरोरेखा का प्रयोग करना आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहां पर जितने प्रश्न बनने थे वो मैंने बता दिया। अब वर्ण विचार पर आते हैं। भाषा की मैंने बात कर ली, अब वर्ण विचार। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, घिसा पीटा प्रश्न है, अभी तक की सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहले हम इसकी तैयारी करते हैं। कोई आराम से बता सकता है इसका जवाब कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण हैं हमारे 44, ठीक है। लेकिन अब हिंदी वाले ये भी ध्यान रखें, बोलना भी सही है, 44 नहीं बोलना है, 44 बोलना है, ठीक है, क्योंकि शब्द शुद्धि में ये भी आता है 44 या 44 क्या बोला जाता है? तो 44 बोला जाता है, ठीक है। कुल वर्ण कितने हो गए? 44। अब हमने स्कूलों में पढ़ा है, विद्यालय स्तर पर पढ़ा है कि वर्णों में दो चीज़ें होती हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं स्वर और यहाँ लिख देते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर लिख दिए, व्यंजन लिख दिए। अब फिर प्रश्न बन गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं? तो ध्यान देना है कितने? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितने बन जाते हैं? 44 बन जाते हैं। तो ये हो गई हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44, 44 अगर अंग्रेजी में समझ में आता है आपको, ठीक है। चलिए 44 वर्ण, 11 स्वर, परीक्षा में पूछा जाए, व्यंजन कितने? 33। लेकिन प्रश्न ये नहीं है,
जो कंपटीशन का लेवल है वर्तमान का, उसमें प्रश्न क्या बनेगा मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या काम में लिया शब्द? कुल स्वर। अंग्रेजी में कहते हैं टोटल, है ना? तो यहां मैं हिंदी में बोल रहा हूं कुल स्वर। तो कुल स्वर तक कितने हो गए? 11। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में, तो यहाँ पर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कुल स्वर की जगह शुद्ध स्वर पूछ लिए जाए, कि हिंदी वर्णमाला में इस शब्द को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया गया और शब्द क्या काम में लिया? शुद्ध। शुद्ध स्वर कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, शुद्ध स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वर 11 नहीं होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं कितने? 10। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत ये आंकड़ा बदल जाएगा और आंकड़ा क्या आ जाएगा? 10 का। तो 11 तो कुल स्वर हैं, लेकिन शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। दिमाग में बैठा लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। कुल स्वर 11, शुद्ध स्वर 10। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पर पहले स्वर की बात करेंगे। अब कैसे ये पैमाना निर्धारित किया गया शुद्धता का? शुद्ध और बात आ गई अशुद्ध की। शुद्ध और अशुद्ध दोनों में क्या डिफरेंस है? शुद्ध को हम प्योर कहते हैं, है ना? एकदम प्योर होना चाहिए, जैसे प्योर घी लिखा हुआ आता है। अब स्वर में ऐसा क्या है कि उसको शुद्ध कहा जाए या अशुद्ध कहा जाए? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर को समझना है। तो 11 स्वर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और ये औ। आप गिन लीजिए, 11 स्वर होने चाहिए। ठीक है, अब कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पे पूरा मैं आपको पहले स्वर की बात करूंगा। ये हो गए 11 आपके, तो ये किस में आ जाएंगे? कुल स्वर में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक स्वर ऐसा है जो अशुद्ध है और बाकी 10 स्वर ऐसे हैं जो शुद्ध हैं। तो यहां पर री शब्द जो है, री स्वर जो है, ये अशुद्ध स्वर की श्रेणी में आता है। तो परीक्षा में फिर आपका एक प्रश्न बन गया, अशुद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि री अशुद्ध स्वर है, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। अब प्रश्न फिर आया, क्यों? पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, क्यों अशुद्ध है? तो पहले तो मैं आपको बात करूंगा शुद्धता और अशुद्धता का पैमाना क्या है ना? लेकिन इससे पहले मैं ऑर्डर की बात करूंगा, क्रम की, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है आजकल। इन सभी स्वरों का जो क्रम है वो निर्धारित है। इन सभी स्वरों का क्रम निर्धारित है कि यहाँ पर अ 1 नंबर पर आएगा, आ 2 नंबर पर आएगा, छोटी ई 3 नंबर पर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11। इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो ध्यान देना है आपको, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे परीक्षा में पूछ लिया कि दीर्घ ई किस क्रम का स्वर है, तो हम बता सकते हैं कि ये 4थे नंबर का स्वर है। लेकिन प्रश्न किस पर पूछेगा? प्रश्न पूछेगा री पर। तो यहां पर री कौन से नंबर पर आता है? तो 7 नंबर पर आता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका ये बन गया कि स्वरों के क्रम में री का स्थान कौन से नंबर पर आता है, ये प्रश्न है। तो स्वरों के क्रम में री का स्थान 7वें नंबर पर आता है। तो सही विकल्प में 7 लिखा होगा, उसको आपको सही करना है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षा में, उस पर भी ध्यान देना है कि कोई भी स्वर आपको दे देगा। जैसे मान लो री की अपन बात करते हैं कि री स्वर के पहले एवं बाद के स्वर के विकल्प को चुनिए। कि री स्वर, प्रश्न सुनिएगा, री स्वर के पहले और बाद के स्वर के सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, री के पहले कौन सा स्वर है? री के पहले बड़ा ऊ है और री के बाद कौन सा है? ए। तो जो विकल्प होगा, सही विकल्प
उसमें ये दोनों ऑप्शन होंगे, आपके दोनों विकल्प होंगे, उसको हमें राइट करना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। किसी भी स्वर के बारे में पूछ सकता है कि जैसे ऐ के बारे में पूछ लिया कि ऐ के पहले और बाद के स्वर के सही विकल्प को चुनिए, तो हमें बताना है कि ए और ओ। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसकी तैयारी रखनी है। अब बात करते हैं शुद्धता और अशुद्धता की। तो फिर से मैं यहां पर स्वर लिख देता हूं। ये 11 स्वर आपके सामने हैं, सॉरी 10 स्वर आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं री भी ऐड कर देता हूँ। क्योंकि हम शुद्ध और अशुद्ध दोनों को पढ़ रहे हैं। अब देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हो गए। अब मैंने इसमें कहा कि री ऐसा स्वर है जो क्या है, अशुद्ध है, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। अब इसके लिए हमें स्वर की परिभाषा को समझना होगा। अब स्वर की परिभाषा को जब हम समझेंगे, स्वर और व्यंजन की परिभाषा को, तो अपने आप शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण हो जाएगा। तो सबसे पहले री की बात करें तो री ये दो वर्णों के मेल से बना है, र और ई। र और ई मिलकर के बनता है री। तो र तो हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, और ई हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। तो स्वर के साथ में क्या मिला है, व्यंजन। स्वर के साथ क्या मिला, व्यंजन। तो अशुद्ध यहाँ पर हो गया कि स्वर के साथ व्यंजन मिला होने से स्वर की शुद्धता समाप्त हो गई है, इसलिए उसको अशुद्ध माना गया है। ठीक है, तो री क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें व्यंजन मिला हुआ है। और परीक्षा में अगर ये भी पूछ ले कि कौन सा व्यंजन मिला हुआ है, तो हम बता सकते हैं हलंत र। चलिए, हलंत का मतलब आधा, जिसमें स्वर न हो उसको हम हलंत से लिखते हैं या आधा लिखते हैं। चलिए, अब स्वर की परिभाषा पर हम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। एक कच्चा चित्र मैं बना रहा हूँ। ये शुद्धता और अशुद्धता की बात आ जाएगी। यहाँ पर जो आवश्यक अंग हैं वो मैंने लिख दिए। ये है नाक, ये है मुंह, ठीक है। यहाँ पर है हमारा कंठ, जिसको हम गला कह सकते हैं। ये हैं फेफड़े। अब देखिए, स्वरों का निर्धारण किस आधार पर होता है और व्यंजनों का निर्धारण किस आधार पर होता है, पूरी परिभाषा मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। सिर्फ एक शब्द का फर्क आ जाएगा जो स्वर और व्यंजन को अलग अलग निर्धारित करेगा। ठीक है, वही शब्द स्वर और व्यंजन में अलग अलग काम आ जाएगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले स्वर की परिभाषा बोल रहा हूं कि हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर, हवा कहाँ से ऊपर उठकर, फेफड़ों से ऊपर उठकर, कि जब हम अपनी ध्वनि निकालते हैं, जब हम बोलते हैं, हम है ना, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है, तो लंग्स की होती है, यानी कि फेफड़ों की होती है। जितना ज़्यादा फेफड़े हवा को ऊपर फेंकेंगे, आवाज़ का क्रम उतना कम, मध्यम या तीव्र, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे आवाज़ के निर्धारण में अहम भूमिका किसकी हुई, फेफड़ों की हुई। हवा कहाँ से ऊपर उठ रही है, फेफड़ों से ऊपर उठ रही है ना। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के मुंह या नाक से टकराकर बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो वह क्या कहलाएगी, स्वर कहलाएगी। एक बार फिर से इस परिभाषा को समझें आप।
हवा, परिभाषा शुरू कौन से शब्द से हो रही है उसको पकड़ लें आप, हवा। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के, अवरोध का मतलब रुकावट या बाधा। अब रुकावट या बाधा कहाँ आती है, हमेशा ध्यान देना, जब हवा ऊपर उठती है तो या तो वो कंठ में या मुंह में या नाक में, ठीक है। तो यहां पर मैंने परिभाषा क्या कही, हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के, यानी कहीं अवरोध नहीं आ रहा, कहीं बाधा नहीं आ रही, कहीं रुकावट नहीं आ रही, और हवा बिना किसी अवरोध के मुंह या नाक से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो वह क्या कहलाएगी, स्वर। ये स्वर की परिभाषा हो गई, यानी स्वर में कहीं पर भी अवरोध नहीं आता जब वो हवा कहाँ से ऊपर उठती है, फेफड़ों से ऊपर उठती है और मुंह और नाक से बाहर निकलती है, कहीं भी अवरोध नहीं आता। अब व्यंजन की परिभाषा देखिएगा आप, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, तो व्यंजन की परिभाषा, पूरी परिभाषा वही है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, जैसा कि मैंने पहले बताया। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर, हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर अवरोध के साथ में मुंह या नाक से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो वह कहलाएगी व्यंजन। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा तो एक है, लगभग एक शब्द का अंतर आया। अगर आपने गौर किया हो तो वो शब्द क्या था, तो एक बार फिर से परिभाषा को सुनिएगा कि हवा फेफड़ों से ऊपर उठे, बिना किसी अवरोध के मुंह या नाक से बाहर निकले और जो ध्वनि, जिस ध्वनि का उच्चारण हो वो तो क्या कहलाएगी, स्वर कहलाएगी, ठीक है। हवा फेफड़ों से ऊपर उठे बिना किसी अवरोध के साथ में, हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर अवरोध के साथ में मुंह या नाक से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो वो क्या कहलाएगी, वो व्यंजन कहलाएगी। तो स्वर में अवरोध नहीं आता, कहाँ पर नहीं आता, न तो कंठ में, न मुख विवर में, विवर का मतलब गुफा, हमारा मुंह गुफा की तरह है ना, इसलिए उसको विवर कहा जाता है। तो न कंठ में कहीं अवरोध आ रहा है, न मुख विवर में कहीं अवरोध आ रहा है ना, न नाक में कहीं अवरोध आ रहा है। निर्बाध रूप से अगर हवा बाहर निकल रही है और एक ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है तो उस ध्वनि को हम कहेंगे स्वर। लेकिन अगर हवा फेफड़ों से ऊपर उठ रही है, कंठ में कहीं अवरोध आ गया, मुख विवर में कहीं अवरोध आ रहा है, जीभ, होंठ और तालु कहीं स्पर्श कर रहे हैं अवरोध के साथ में, या नाक में अवरोध आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जो ध्वनि हमारे सामने होगी उसको हम कहेंगे व्यंजन। तो ये स्वर और व्यंजन की परिभाषा मैंने आपको बताई, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर इसको प्रैक्टिकल समझने लायक है, इसमें पूरी शरीर का रचना तंत्र काम करता है। स्वर और व्यंजन के निर्धारण में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझाई है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है और उसी के आधार पर स्वर और व्यंजनों का निर्धारण किया गया है। तो ये तो हो गए आपके स्वर। अब व्यंजनों की बात करेंगे, चलिए। टाइम चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। अब व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजन कौन कौन से हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से ऊपर उठती है, कंठ या मुख या नाक में कहीं अवरोध आएगा और जो ध्वनि हमारे सामने होगी उसको हम व्यंजन कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप बना सकते हैं, चाहे याद हो गया हो तो अच्छी बात है। चलिए अब व्यंजन की बात करते हैं। स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये एक तो चीज ध्यान रखनी है, मैंने हर प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। री अशुद्ध स्वर क्यों है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि री वर्ण या री स्वर का री स्वर कौन कौन से दो वर्णों या ध्वनि के योग से बना है। तो परीक्षा में देखना विकल्प सही कौन सा करना है, एक तो पूरा र होगा और फिर ई होगा और एक आधा र होगा और ई होगा। तो हमें हमेशा हलंत र, मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ, र और ई मिल करके क्या बनता है, री। तो ध्यान देना, भ्रमित नहीं होना है परीक्षा में, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे लगते हैं परीक्षा में,
यहाँ पर र कर दिया और यहाँ पर ई कर दिया। अब ध्यान से हमने नहीं पढ़ा था, ध्यान से देखा नहीं था, तो हम कंफ्यूज हो गए, वहाँ पर भ्रमित हो गए कि ये ऑप्शन सही है या ये सही है। अगर आपने ये करके आ गए तो आप क्या हो गए, गलत हो गए, जबकि सही क्या था, ये था। र के नीचे हलंत, पहला वर्ण हलंत और ई पूरा, तो ये री बन गया। चलिए अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये तो हो गए आपके स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को मैं पूरी तरह से आपको समझा चुका हूं। और स्वर और व्यंजन, स्वर संख्या आप 11 देख रहे हैं, शुद्धता के आधार पर 2 है ना, शुद्धता के आधार पर 10 हैं। चलिए व्यंजन कुल कितने बताए थे मैंने, 33 व्यंजन बताए थे। अब 33 व्यंजन, व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन और तीसरा अंतस्थ व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन हम पढ़ेंगे। 3 प्रकार के व्यंजन देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बनता है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ये 3 प्रकार के व्यंजन हमें पढ़ने हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से हैं उस पर बाद में बात करेंगे। पहला प्रश्न ये पूछ लिया गया कि स्पर्श व्यंजन संख्या में कुल कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितने होंगे, 33। कितने होंगे, 33 व्यंजन। तो कुल व्यंजन कितने हो गए, 33। कुल व्यंजन कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। चलिए अब सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों की बात करेंगे। ये संख्या आपको अच्छी तरह से याद रख लेनी है, 25, 4 और 4। ठीक है। अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे और स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं उस पर बात करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल और ज़्यादा गहराई से इसका ज्ञान लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा व्यंजन बताया था, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब क्या है। पहली बात तो ऐसे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की परिभाषा मैंने आपको बताया था, हवा फेफड़ों से ऊपर उठे, कंठ, जीभ, तालु, होंठ के माध्यम से या नाक के माध्यम से कहीं अवरोध आए तो वो व्यंजन है। ठीक है। तो कहने का मतलब है हवा फेफड़ों से ऊपर उठ रही है, वो स्पर्श कर रही है, टकरा रही है, कहां पर, या तो कंठ में अवरोध, या मुंह में कहीं, जीभ, तालु, होंठ में टकरा रही है। ठीक है, स्पर्श हो रहा है। तो यहां पर इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है क्योंकि ये कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कितने बताया था, 25। और स्पर्श व्यंजनों को याद करने का सूत्र क्या है, क, च, ट, त और प। अब देखिए इधर क, च, ट, त, प। क से हो जाता है कंठ व्यंजन, च से हो जाएगा तालव्य व्यंजन, ट से हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन,
त से हो जाएगा दंत्य व्यंजन और प से हो जाएगा ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये चीजें हैं क्या, तो ध्यान दीजिएगा, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ये वो जगह हैं जहां पर अवरोध आता है। हवा फेफड़ों से ऊपर उठी, कहां पर अवरोध आया, कंठ में, तो उसका हमने नाम रख दिया कंठ व्यंजन, क्योंकि हवा फेफड़ों से ऊपर उठी, कंठ में अवरोध आया और फिर ध्वनि बाहर निकली अवरोध के साथ में, तो उसको हमने कंठ व्यंजन कह दिया। हवा फेफड़ों से ऊपर उठी, तालु पे कहीं स्पर्श हुआ तो तालव्य व्यंजन नाम दिया, जो ध्वनि सामने आई। इसके बाद में मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धा, तालु का कठोर भाग मूर्धा कहलाता है, तो वहां पर स्पर्श हुआ तो मूर्धन्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन, जहां पर दांत काम में आ जाए या जीवा दांतों को स्पर्श करे और जो ध्वनि सामने आए, दंत्य व्यंजन। होंठ अगर दोनों काम में आ रहे हैं किसी व्यंजन के बोलने में, उच्चारण में, तो वो ओष्ठ व्यंजन। तो ये सभी अवरोध वाली ध्वनियां हैं, इसलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। तो परीक्षा में एक प्रश्न ये भी आएगा कि निम्न में से कंठ व्यंजनों के सही विकल्प को तलाशिए। तो हमें देखना है, वहां पर हो सकता है अ, ब, स, द, इसमें लगभग आपको समान लगे, लेकिन कोई एक वर्ण ऐसा होगा जो कंठ नहीं होगा। तो जहां पर जिस विकल्प में पूरे के पूरे कंठ व्यंजन हो, उसी को हमें सही करना है। तो कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से तालव्य च, छ, झ, झ और य, त, थ, द, ध और न, और अंत में मूर्धन्य रह गया। एक बार आप ये देख लें, तालव्य च, छ, झ, झ, य, मूर्धन्य में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद दंत में आ जाएगा त, थ, द, ध, न, और अंत में ओष्ठ में प, फ, ब, भ और म। तो ये देखिए 25 व्यंजन, एक वर्ग में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 5। ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी, 5, और कुल कितने वर्ग हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ग हैं। तो एक वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5, तो 5 वर्ग में कुल व्यंजन कितने हुए, 25 व्यंजन हो गए। तो यहां पर सारे के सारे आपको 25 व्यंजन दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कंठ क, ख, ग, ग, अंग, तालव्य च, छ, झ, झ, ञ, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अण, और दंत्य त, थ, द, ध, न, और ओष्ठ प, फ, ब, भ, म। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 25 व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म और अंतस्थ पर आएंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजनों पर बात करेंगे। दूसरा, ऊष्म व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, मैंने आपको लिखा है 4। कौन कौन से, श, श, स और ह। इसी तरह से ऊष्म के बाद अंतःस्थ, ये व्यंजन कौन से हो गए, य, र, ल, व। इसको भी आप नोट कर लें साथ में। तो 25, 4 और 4 ये आपके 33 व्यंजन हो गए। ऊपर 11 कुल स्वर हो गए, तो 11 और 33 आपके 44 वर्ण हो गए हिंदी वर्णमाला के। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, इसको और विस्तार से हम देखेंगे और भी गहराई से जानेंगे, क्योंकि इस पूरी वर्णमाला
पर ही संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्ययों का योगदान है। हम संधि को तभी समझ सकते हैं जब हमें वर्णों का अच्छे से ज्ञान हो। समास, उपसर्ग और प्रत्यय को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हमें वर्ण ज्ञान अच्छे से आता हो। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। कल की कक्षा में फिर हम इसी चीज़ को और विस्तार से रूप देंगे और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और भाषा की और व्याकरण की इस बुनियाद को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि फिर व्याकरण में हम कुछ भी पढ़ें अच्छे से याद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।